नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 5 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। चलिए, पहला जो प्रश्न है आज का वो है कि 1857 की क्रांति में पंजाब से कौन लड़े थे। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जो राजस्थान से बाहर पंजाब के बदलू में अपनी सेना के साथ विद्रोह को दबाने के लिए गए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस गवर्नर जनरल के राजदूत थे और राजस्थान के 6 ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। नसीराबाद, अजमेर, देवली, टोंक, एर्नाकुलम, पाली, कोटा। दूसरा प्रश्न था, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब राष्ट्रपति बनी। जुलाई 2007 में बनी थी। वह एक भारतीय राजनीतिक थी जिन्होंने 25 जुलाई 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाली एकमात्र महिला थी। उन्होंने पहले 2004-2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए थे। इंडेक्स समिट 2024 में किसके साथ हुआ। इंडेक्स एक शिखर सम्मेलन 2024 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। यह शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2024 को कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया था। भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना संबंधित है। अप्रैल 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। दूसरी रणनीति में औद्योगिकरण के लिए भारत की स्थापना शामिल हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार पीसी महालनोबिस थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को औद्योगिक नींव की सबसे अधिक ध्यान दिए। इसी को देखते हुए 1948 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव को संशोधित किया गया। 1950 में एक नया प्रस्ताव पारित किया गया। सोवियत संघ, ब्रिटेन, यूके और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जल विद्युत योजना को स्थापना 5 इस्पात संयंत्र की निर्माण किया गया। कोयला का उत्पादन बढ़ा। उत्तर पूर्व में अधिक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कुल मिलाकर 48 अरब रुपये आवंटित किए गए। यह राशि प्राप्त संचार, परिवहन, विविध सामाजिक सेवा, बिजली और सिंचाई और अन्य पर खर्चा हुआ। 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर की तुलना में वास्तविक वृद्धि दर 4.27% था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष विजया राहटाकर है। विजया राहटाकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर को। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलोर अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। बेंगलोर भारत में आईटी उद्योग का केंद्र है। बेंगलोर दक्कन के पठार पर स्थित है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। सुंदरता का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। हुक का नियम किससे संबंधित है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके विस्थापन के बीच संबंध को बताता है। यह हुक के नियम की सीमा है। हुक का नियम केवल सूक्ष्म विरूपणों के लिए लागू होता है। यही कारण है कि प्रत्यास्थक हुक के नियम का पालन नहीं करते हैं। हुक का नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है, तरल या गैसों के लिए नहीं। हुक का नियम एक सार्वभौमिक नियम नहीं है क्योंकि यह केवल अनुपातिकता सीमा तक ही कार्य करता है। प्रत्यास्थता सीमा बिंदु के बाद यह कार्य नहीं करता क्योंकि उस बिंदु पर रैखिक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया। तो 1931 में महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभागी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, तृतीय मोहम्मद इकबाल। हिंदू में एम आर जेकर। अवसादग्रस्त में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी समझौता के परिणाम में से एक था। लंदन में 22 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिकट झील है? पुलिकट झील चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी झील है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग से तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती हिस्से में फैला हुआ है। रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर की सर्दियों में बोया जाता है। इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों सभी रबी का प्रमुख फसल है। हालांकि इन फसलों की खेती पूरे भारत में की जाती है। देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिम हिस्से में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। खरीफ फसल मानसून फसल जो या शरद ऋतु की फसल घरेलू पौधे जिनके खेती और कटाई भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून के मौसम के दौरान की जाती है, जो क्षेत्र के आधार पर जून से नवंबर तक रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ भागों में मई की शुरुआती में मानसून का वर्षा शुरू हो सकती है और फसल आमतौर पर सितंबर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर तक काटी जाती है। चावल, मक्का, कपास भारत के कुछ प्रमुख खरीफ फसल है। खरीफ फसल के विपरीत रबी फसल है जो सर्दियों में उगाई जाती है। खरीफ फसल देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और इन्हें सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इस मौसम के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। चावल उगाने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तटीय और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ कोंकण तट है। जायद फसल आपका ग्रीष्म ऋतु में होता है। यह मुख्य रूप से मार्च से जून तक लंबी अवधि में बढ़ते हैं। यह फसलें मुख्य रूप से गर्मी का मौसम है। जायद फसल के मौसम नामक अवधि के दौरान उगाई जाती है। उन्हें एक प्रमुख अवधि और फूल आने के लिए दिन की लंबी अवधि के रूप में गर्म शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जायद फसल की मौसम रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच आता है। इसमें कुछ महीने गर्मी और बरसात के लगते हैं। रबी और खरीफ के फसल के मौसम के बीच गर्मियों के महीने के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद के मौसम के रूप में जाना जाता है। जायद के दौरान उत्पादित कुछ फसलें तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जियां और चारा फसलें हैं। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? गुजरात। कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक और कुल वैश्विक हिस्सा उत्पादन का लगभग 25% है। तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य भी कपास उगाई जाती है। कपास गर्म जलवायु में बढ़ती। काली मिट्टी कपास के विकास की सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें बहुत अधिक नमी रखने की क्षमता होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ में खराब होती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा है भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा सफ़ेद सरसों उत्पादक राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश। दाल उत्पादक राज्य राजस्थान। जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल। आरबीआई गवर्नर अक्टूबर 2024 में कौन थे? शक्तिकांत दास थे। ये भारत के 25वें गवर्नर थे। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल दिसंबर 2024 से अतिरिक्त 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इनका कार्यकाल 2021 में समाप्त, लेकिन 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। दास को 11 दिसंबर 2018 को शुरू में 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया। अभी संजय इनमें से कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? राजकुमारी अमृत कौर। 15 अगस्त 1947 गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला। स्वस्थ भारत ने पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक शासन किया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1957 में इसके अध्यक्ष के रूप में पहली शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की। सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो 1963-66 तक उत्तर प्रदेश की प्रमुख महिला। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी? विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य का महान कवि थे। उन्हें आदि काव्य रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरित मानस का कथानक रामायण से लिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत किस लिए शुरू किया? फसल की वृद्धि के लिए। बाद में हरित क्रांति खाद्यान्नों का निर्भरता हासिल करने के लिए शुरू किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। भारत में इसकी शुरुआत 1960 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिनिधित्व काल में हुई थी। तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में कहा जाता है। इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हरित क्रांति का जन्म स्थल काबरगांव, मेक्सिको में हुआ था।
क्योंकि नॉर्मन मेक्सिको के मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विलियम एस गोट हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और वे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति में विशेषकर चावल और गेहूं के उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। भारतीय संविधान का 7वां भाग किसे भारतीय संविधान में 7वां भाग पहली अनुसूची को भाग बी के राज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल एक अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 238। हालांकि संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1965 के 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अतः 7 राज्यों को वर्गीकरण के पैरा बी के तहत उल्लेखित किया गया। केंद्रीय राज्य सभा का बंटवारा किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। पहली अनुसूची में केंद्र शासित और राज्य के नाम होते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता संबंधित है। तीसरी अनुसूची में संसद सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के शपथ की चर्चा है। 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता भाषा है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 12वीं सूची में नगर पालिका। 11वीं सूची में ग्राम पंचायत। 10वीं अनुसूची में दल बदल। वेदों की ओर लौट कर नारा किसने दी? दयानंद सरस्वती। 1800 संविधान सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया? अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, विशिष्ट अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।